फिनिश करना है। अगला है लॉन लायबिलिटीज। लॉन लायबिलिटीज यह एक महाग्रुप है। यह एक महाग्रुप है जिसके अंतर्गत है स्टोर नहीं है, ये जगह कंपनी जिसके अंतर्गत अभी लगा भैया को अंदर थोड़ा नहीं गया। इस ग्रुप के अंतर्गत निम्न ग्रुप कार्य करते हैं। नंबर 1 अनसिक्योर्ड लोन, निम्न ग्रुप काम करते हैं। और नंबर 2 सिक्योर्ड लोन। सर जिसके अंतर्गत के बाद क्या है? जिसके अंतर्गत ये निम्न ग्रुप कार्य करते हैं, ये लिख लो सिक्योर्ड लोन। जिसके अंतर्गत निम्न ग्रुप कार्य करते हैं। पहले तो ये बताइए लॉन लायबिलिटीज के बारे में क्या समझ में आई थी? पहले अपन ने स्टडी करी थी जब लॉन लायबिलिटीज में 2 ग्रुप हैं। ये अपने आप में महाग्रुप है और इसमें अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन 2 ग्रुप लिए जाते हैं। जब कोई फर्म काम करती है अच्छी तरीके से तो उसको लोन की आवश्यकता पड़ती है। जिन जिन पार्टियों से वो लोन लेती है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक अनसिक्योर्ड और एक सिक्योर्ड। ठीक है, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड। अब आप कहोगे साहब मैं तो कछु ना जानूं, अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड में तो लॉन लायबिलिटीज लेना चाहता हूं, तो आप ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बाइफिट करना चाहते हैं कि साहब लॉन लायबिलिटीज अपने आप में महाग्रुप है, इसके अंदर 2 ग्रुप कार्य करते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। आपसे अपना मालिक पूछे बता मेरे अनसिक्योर्ड कितने और सिक्योर्ड कितने हैं, तो आपको बाइफिट करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज लॉन लायबिलिटीज खाता खोलते समय सब ग्रुप लॉन लायबिलिटीज लेने तो कोई बुराई तो नहीं है, ले सकते, मैं मना नहीं करूंगा। मतलब बड़ा आदमी को छूट बोला या छोटा आदमी को बोला जिम बताए कोई, तो या तो महाग्रुप को बुला लें या उसके अंदर जो हमने ग्रुप बनाए उनको ओपन कॉल कर लें, बाइफिट तो हो जाएगा खाता। जो भी आप अकाउंट ओपन करेंगे लोन वाला, तो या तो लॉन लायबिलिटीज ले लें या फिर उनको बाइफिट करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन पढ़ना है। सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत भी 2 ग्रुप होते हैं, ये भी महाग्रुप हो गया उसके लिए। तो सिक्योर्ड में चले जाएंगे तो इसमें बाइफिट कर रहे हैं तो यहाँ आएगा बैंक ओसीसी अकाउंट एंड बैंक ओडी अकाउंट। जो आपने पढ़े नहीं पढ़े? बिल्कुल सर पढ़ लिए, ये दोनों मैंने आपको पढ़ाए। किसमें है? सिक्योर्ड लोन में है। डायग्राम बनाओगे तो उससे जल्दी बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा हर चीज। भाई अनसिक्योर्ड में कोई नहीं होता, सिक्योर्ड के अंदर भी 2 लोन 2 ग्रुप होते हैं। तो जो सीसी होती है, सीसी लिमिट वो किसके? ये सीसी ओसीसी तो वही तो आ गई, ऑर्डिनरी कैश क्रेडिट लिमिट वाले खाते और ट्रांजेक्शन वाले खाते, दोनों में हमको गिरवे रखना पड़ता है, सामान रखना पड़ता है। कहाँ? बैंक से या कंपनी या वगैरह वगैरह में, तब हमको फैसिलिटी मिलती है। अब आप पढ़ेंगे, डायग्राम बना लिया ना। अब नंबर 1 में चलो अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन हाँ, बैंक 10 बजे।
होनी चाहिए सेक्टर। यस, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में सभी लोगों को पता है या नहीं है? पता है, मेरे ख्याल से बताया था मैंने। एक बार बता दो। देखिए अनसिक्योर्ड लोन पहले बिजनेस में रिलेशनशिप व मित्रों से, दोस्तों से, रिलेशनशिप कैसा भी हो लेकिन फिर भी मैंने उसको आगे बता दिया, मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, मित्र, फ्रेंड, दोस्त, हाँ कुछ भी लिख लो, यानी रिलेशनशिप हो गया सीधा सा। रिलेशनशिप में जिनसे लोन लिए जाते हैं उनके खातों का ग्रुप अनसिक्योर्ड लिया जाता है। रिलेशनशिप में जिन अकाउंट से, जिन व्यक्तियों से लोन लिया जाता है उनका ग्रुप अनसिक्योर्ड लिया जाता है। यस, अनसिक्योर्ड लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिख दो साथ में, रमेश अनसिक्योर्ड अकाउंट, सुदेश अनसिक्योर्ड अकाउंट। क्यों लगाया मैंने इसमें अनसिक्योर्ड शब्द का प्रयोग? इसलिए किया कि रमेश तो कुछ भी हो सकता है, सन्डी डेटर भी हो सकते हैं, सन्डी क्रेडिटर भी हो सकते हैं, अपन को कैसे पता लगेगा? इसलिए उसके नाम के साथ ही मैंने क्या लिख दिया, अनसिक्योर्ड लिख दिया। ऐसे पता लग गया, इसका ग्रुप क्या लेंगे हम? अनसिक्योर्ड लोन लेंगे। क्लियर? तो जब भी अपन किसी से क्वेश्चन करेंगे, साहब रमेश, हमने फर्म के अंतर्गत सुदेश कुमार से लोन लिया, तो सुदेश कुमार का खाता खोलोगे नहीं खोलोगे? तो उसकी ग्रुप क्या लेंगे? ऑटोमेटिक वो बैलेंस शीट को प्रभावित करेगा। लिखें इसमें, यह है ग्रुप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को इफेक्ट करता है। यह है ग्रुप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को प्रभावित करता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को प्रभावित करता है। एवं जितने भी इंस्टॉलमेंट लोन लिए जाते हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट लोन लिए जाते हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट लोन लिए जाते हैं उनका ग्रुप लोन लायबिलिटी सीधा लिया जाता है। उनका ग्रुप लोन लायबिलिटी सीधा लिया जाता है। मैंने देखो अनसिक्योर्ड नहीं दिया इस जगह पे, मैंने कहाँ डायरेक्ट कर दिया उसको? लोन लायबिलिटीज में लिया, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अकाउंट है ही नहीं है सिक्योर्ड में। सिक्योर्ड में इंस्टॉलमेंट अकाउंट नहीं है। कौन सा अकाउंट है ये? ट्रांजेक्शन लोन अकाउंट है। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था, ट्रांजेक्शन लोन कौन से होते हैं और इंस्टॉलमेंट लोन कौन से होते हैं। अगला पॉइंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। अगला हेडिंग डालेंगे, इनको पढ़ाने की जरूरत थोड़ी थी, पढ़ा लिया ना अपन ने बैंक ओसीसी वगैरह तो। बिल्कुल यस सर। ड्यूटी एंड टैक्सेज, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यह ग्रुप भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को प्रभावित करता है। यह ग्रुप भी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को प्रभावित करता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज भाग को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत
जितने भी टैक्सेस होते हैं, जितने भी टैक्सेस होते हैं, जैसे SGST, IGST, CGST, SGST, CGST and IGST and income tax. SGST, CGST, IGST एंड इनकम टैक्स इत्यादि की सभी के खातों को, इत्यादि सभी खातों को इस ग्रुप में लिया जाता है। सभी खातों को इस ग्रुप में लिया जाता है, यानी टैक्सेस से संबंधित जो अकाउंट्स होंगे उनका ग्रुप क्या लेंगे प्रधान? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, SGST 9%, CGST 9%, IGST 27% एंड इनकम टैक्स। ऐसे अकाउंटों को जब खोलेंगे तो सब ग्रुप क्या लेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस होंगे, जो हमसे हर क्वार्टरली, हर फोर्टनाइटली, हर मंथली हम डाटा सीओ को प्रोवाइड कराते हैं कि हमारा टैक्सेस इतना बन रहा है, हमारी रिटर्न इतना भर दीजिएगा। नहीं बनता है तो नहीं भरेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक ये छटनी कर लेगा कि SGST CGST कितना है। और इनपुट, इसको भी हम दो तरह से बांटेंगे, इनपुट और आउटपुट। इनपुट है जब हम लोग परचेज करेंगे, जब टैक्स लगेंगे, और जब सेल करेंगे तो कौन सा टैक्स लगेगा? आउटपुट। अब प्रधान बताएगा इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे या आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। दोबारा बताएं। मान लीजिए कोई भी वस्तु अपन ने 20,000 रुपये खरीदी, 10,000 रुपये का टैक्स, सॉरी 9% टैक्स लग गया, तो कितना हो गया? 10,000 में 9%? 1800 रुपये। 10,000 रुपये 9%, 10,000 रुपये, हाँ 900 रुपये। 900 रुपये, तो 10,900 की आ गई। उसी वस्तु को 15,000 के बेची आपने और टैक्स लगा दिया 9% और उस पर। समझ में आई? नहीं आई? मैं बता देता हूँ। ये ड्यूटी टैक्सेस का झमेला क्या है वो समझ लो। मान लीजिए कोई वस्तु अपन ने 100 रुपये की ली, बिल्कुल छुट्टी ले लेते हैं, पैसा ज़्यादा बढ़ जाए जब दिक्कत आवे। इस पर हमने 9%, हमने SGST और CGST 9% लगा दिया। जी सर। ये कौन सा बनेगा? इनपुट। कौन सा बनेगा? इनपुट। इनपुट। ये किसमें हो गया? 9 रुपये। 100 रुपये 9% कितना हो गया? 9 रुपये हो गया। यानी कि हम लोग हमारे लिए कितने की वस्तु पड़ गई है? 118 रुपये की पड़ गई। अब ये क्या करता है बंदा कि 100 रुपये की जो वस्तु आई थी तो 118 की पड़ गया, कितनी बेच रहा? मान लीजिए 150 की, मार्जिन ज़्यादा हो गया, 130 की बेच। चलो कोई बात नहीं, 150 मान लेते हैं हम। 150 का उसको लगा दिया सेल, ठीक है। अभी क्या करेगा? इससे टैक्स भी लेगा, 150 रुपये टैक्स भी बनाएगा, यानी बिल बनाएगा तो टैक्स बनेगा, और विदाउट बिल ले जाएगा तो टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब बंदा के पास में SGST लग के आई है वस्तु को तो टैक्स बना के देगा, नहीं तो 150 को ज़्यादा बेचेगा, फिर वो बिल्कुल सही। नंबर 2 बेचेगा। तो क्या किया आपने? 150 में टैक्स लगा दिया। आउटपुट SGST 9% एंड आउटपुट CGST 9%। 150 में 9% कितने हो गए? टोटल 27 रुपये। मतलब ऑर्डर नंबर कितना होता है? 13.5। 135। हाँ 13.5 रुपये और 13.5 रुपये कितना हो गया इसको आउटपुट में? इसके पास कितना पैसा आएगा? 127 कितना हो गए? 177 माइनस
118, तो प्रॉफिट तो खूब हो गया। लेकिन अब टैक्स वाली बात आती है, क्या करते हैं, टैक्स दिया था हमने 18, टैक्स दिया 27, 27 माइनस 18, 27 माइनस 18, ये गवर्नमेंट कहती है कि तूने बीच में कमाया है हमसे, हमारे सामान को बेच बेच के, तो या तूने कमा लिया ऊपर वाले 150 रुपये, वो तो कमाए वो अलग बात है, लेकिन ये तूने कमाया कितने रुपए आ गया, 9 रुपए। ये 9 रुपए तेरी जेब में मत रख, हमको दे दे, तेरी दुकान में मत रख, इसे गवर्नमेंट चालान भर के दे दे, इसी को ही जीएसटी रिटर्न, सीएसटी रिटर्न। समझ में आई नहीं है? गवर्नमेंट कहती है, ये पहले तो वेट हुआ करता था, क्या हुआ था, वेट हुआ करता था, जिसके अंदर सिस्टम नहीं चलता था। अब क्या है कि हॉकर से भी आएगा, रिटेल के पास भी आएगा, उससे छोटे दुकानदार के पास भी आएगा, वो भी बिल बना रहा है। तो गुड सर्विस टैक्स यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सर्विस उसमें जुड़ती चली जाती है, और उसकी कॉस्ट 10 रुपये 5 रुपये की चीज़ कहाँ बन जाती है, 50 रुपये में आकर के हमारे यहाँ प्राप्त होती है। तो गवर्नमेंट एक जगह से कमा के खा नहीं रही, 10 जगह बिक रही है, तो 10 जगह से पैसा मिल रहा है सरकार को। ये ही CGST राजीएसटी का फंडा है। तो आपने 9 रुपये आप जेब से नहीं दे सकते, तो आउटपुट माइनस इनपुट किया तो क्या मिला मुझे, 9 रुपये, मैंने परसेंट लिख दिया 9 रुपये। अब ये 9 रुपये के लिए चालान भरना पड़ता है। तो आप जब निकालोगे पूरी साल का सिस्टम के अकॉर्डिंग या कंपोजिशन जो भी करना चाहोगे, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकलेगा नहीं निकलेगा आपके ऊपर, वो टैक्स है ये। चालान भरने का जो पॉइंट होता है वो आउटपुट माइनस इनपुट में से जो आपने ज्यादा कमाया उस पैसे को अपने पास नहीं रख करके गवर्नमेंट फंड में चालान भर दिया। ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का झमेला है। क्लियर सर? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में क्या लिखा है आपने कि हम जब वस्तु खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, और जब बेचते हैं जब टैक्स लेते हैं। तो ज्यादा पैसा हमने लिया है, डिफरेंस जो लिया है हमने दिया और माइनस लिया, उसका डिफरेंस है, उसे गवर्नमेंट चालान भर दिया, इसे ही हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे सर इनपुट अपन ने 99% ले लिया, हाँ, और आउटपुट में भी 99% ले लिया, हाँ, तो बराबर क्या दिक्कत है? तो जीरो नहीं होता क्या कभी? क्यों जीरो होगा? जब तुम 118 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए में बेचेगा क्या? जब जीरो होगा भाई, हमने लाए, हमारे दुकान को खर्चो लग गया, सब कुछ लग गया, पल्लेदारी लग गई, वेजेज लग गया, सैलरी वेजेज लग गया, सब कुछ लग गया, बाद भाई 100 रुपए में बेचेगा तो कमा खा लिया। फिर हमने सरकारी सेवा चला लेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट, अगला ग्रुप क्या लिखा है आपने? टैक्स में लिखा है ना, लिया जाता है। इनडायरेक्ट इनकम, आपने एक्सपेंस तो पढ़ लिए थे दोनों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्या पढ़ेंगे? इनकम, इनकम इनडायरेक्ट। क्या पढ़ी? इनडायरेक्ट इनकम। ले मैं इनडायरेक्ट लिख देता हूँ। इनडायरेक्ट इनकम एक ही बात है, इसको ऐसे कहो चाहे ऐसे, ठीक है ना? ठीक है। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा, एक्सपेंस डायरेक्ट लिखा, तो सिस्टम में वाले ने, बनाने वाली सॉफ्टवेयर ने बोल दिया भाई हो सकता है कोई ई दबाए कोई डी दबाए, तो उसके हिसाब से वो लिस्टिंग आ जाती है। ये हेड लिखें, ये हेड सीधा पी एंड एल को प्रभावित करता है। ये है हेड सीधा पी एंड एल को प्रभावित करता है। सीधा पी एंड एल को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत निम्न अकाउंट लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न अकाउंट लिए जाते हैं। निम्न अकाउंट लिए जाते हैं। क्या क्या लेते हैं साहब, वो अपन देखते हैं। माल बेचते समय, खरीदते समय जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो ग्रॉस प्रॉफिट में चला जाता है, लेकिन कुछ इनकम्स होती हैं जो सीधा सिस्टम के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है, उन हेडों को हम किसमें लेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। नंबर 1, इंटरेस्ट अर्न
ब्याज प्राप्त हुआ है आपकी फर्म में यदि, तो उसका ग्रुप कहाँ लेंगे? इनडायरेक्ट इनकम में। तो इंटरेस्ट अर्न, कमीशन अर्न, रेंट अर्न, कॉमा लगा लगा लिखना है ना, ऊपर नीचे तो बहुत बढ़िया रहेगा। रेंट अर्न, यदि आपके पास में 20 दुकान है और फर्म के नाम दुकान है तो क्या मिलेगा आपको? फर्म में किराया मिलेगा, रेंट अर्न। डिस्काउंट अर्न, क्या सर? डिस्काउंट अर्न, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई आपसे पूछता है आपके पास फिक्स एसेट थी, 1 साल के बाद में आपने उसको बेच दिया तो कहाँ जाएगी? अर्न में जाएगी। अर्न में जाएगी। तो लिखें सेल ऑफ फिक्स असेट्स, एक मिनट, प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ फिक्स असेट्स ऐसे लिखें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। प्रॉफिट ऑन, प्रॉफिट हुआ ऑन किसके ऊपर? सेल ऑफ फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स वेस्टेज जा रही थी, काम नहीं आ रही थी, क्या किया उसको? बेच दिया, निकाल दिया। कहाँ जाएगी वो? डायरेक्ट गया इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप मतलब हटवाना, टूटन फूटन। सेल ऑफ स्क्रैप, मान लीजिए आपके पास खराद की दुकान है। खराद जानते हो? नहीं जानते। कहीं डाले? चूड़ी बनावे, सीमेंट की, लोहे का। अरे जहाँ इंजीनियरिंग चलती है, यानी कि अपने वर्कशॉप होते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो लोहे अलंकरण को जो है कहीं डिजाइन करके तैयार करते हैं, तो वहाँ में बहुत सारा मार्क्स मसालों पड़े रह जाए दुकान में, वह शाम को झाड़ के और एक कटरा में डाल दें और ऐसे ऐसे करके, और जब दीपावली आती है ना, जब बेचते हैं तो उनकी दीपावली बम्पर बनती है। दूसरा पॉइंट बताऊँ आपको, जहाँ पर बैटरीज का सर्विस करते हैं, बैटरी बनाते हैं और सेल करते हैं, उनके पास में बैटरियाँ खराब आती कि नहीं आती हैं? आती है तो वो पूरा पूरा बाड़ा भर जाता है, भर जाता है, और उसके बाद में वो क्या करते हैं? उसको बेचते हैं, नीलामी करते हैं या बेचते हैं, जो भी करते हैं। ऐसे मान लीजिए खंडोला मोटर्स में जाएंगे तो वहाँ भी स्क्रैप पड़ा होगा बहुत सारा, उसको भी हम लोग निकालते हैं, तो उसको भी हमको प्रॉफिट हो जाता है। और कबाड़ी तो है ही है, फिर जिसकी दुकान कबाड़ी की है उसके पास तो स्क्रैप ही है, खरीदता है और उसी की स्क्रैप को बेचता है। तो हर बिजनेस में अलग अलग स्क्रैप्स होते हैं। हमारे पास स्क्रैप्स क्या मिलेंगे? हार्ड डिस्क, कीबोर्ड पुराने, माउस पुराने, मदरबोर्ड, प्रिंटर ही खराब। अभी परसों को दिन बेचे हैं प्रिंटर, जो 10,000 11,000 हज़ार रुपये खरीदे थे, वो हमने 50-50 रुपये में बेच दिए। क्यों? वो रखे हुए थे, पूरा जुगाड़ पहला बड़ा बन के निकालो इनको। वैसे दिल टूटता है जब 50 रुपये में बिकता है। तो स्क्रैप तो हुआ ना, क्योंकि अपने काम ही नहीं आ रहा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे जमाने में। कौन से प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स में डूं डूं चल रहे हैं, पिट 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 कागज ने छापा वहाँ में। तो वाले प्रिंटर आजकल क्या हो गए? बंद हो गए। तो स्क्रैप हुआ। आज स्क्रैप समझ में आ गया। अगला पॉइंट है, कम आ तो कर लिया। चलो, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, एग्जाम्पल ही चल रहा है। डिविडेंड रिसीव्ड, DIVIDENT, DIVIDENDS, डिविडेंड्स, टी नहीं है, डिविडेंड्स रिसीव्ड, डिविडेंड्स। सर बताएंगे इसके बारे में। डिविडेंड्स बताइए सर। शेयर वगैरह की परचेज करते हैं हम,
शेयर वगैरह परचेज करते हैं और वो एक बार में जंप मार देता है शेयर और अपन लोग शेयर को निकाल दिया जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है, उसे डिविडेंड्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड, आपका शेयर मार्केट, बिटकॉइन वगैरह जो भी है, शेयर मार्केट का मतलब है आपको डायरेक्टली सिस्टम के अकॉर्डिंग बेचते हैं और डायरेक्ट आपको इनकम प्राप्त हो जाती है, डिविडेंड्स के बाद। अगला, बाई बैड डेबिटर्स रिकवर्ड। बाई मत लगाओ, बैड डेटर्स रिकवर्ड समझ लो पहले क्या है एक बार। बाई बैड डेटर्स रिकवर्ड, लास्ट में नाम है, क्या नाम है? आशीष। आशीष, तेरी की दुकान पे एक बंदा ने 1 साल पहले कंप्यूटर खरीदा और कंप्यूटर ने कहा सर मैं दे जाऊंगा पैसा, चिंता मत करो। वो बैड डेटर्स तूने बना दिया, बुरा आदमी बना दिया, लेकिन तेरी तो लॉस हो गया 1 साल के लिए तो। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो 4 पहिया गाड़ी में आपको मिल गया, तो अच्छा कमाल है, 4 पहिया गाड़ी मेंटेन कर रहा है, हमारे पैसे को लेके बैठा है। तो उसको आप 1-2 मिनट शब्दों का प्रयोग करोगे, उसको पकड़ोगे, बात करोगे, तो उसको शर्म लगेगी। क्या लगेगी? इसको शर्म लगेगी, आपके पैसे प्राप्त हो जाएंगे। इसे बैड डेटर्स रिकवर्ड कहते हैं। जो भगोड़ा पैसे को दोबारा दे जाए। हाँ, समझ में आ गया? बैड डेटर्स रिकवर्ड, बैड डेटर्स रिकवर्ड आपको डायरेक्ट बहुत जल्दी से इनकम प्राप्त होती है। उस दिन इनकम हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया आपके फर्म में, क्योंकि भागता चोर का ढूंढता वाला होता है। वो भी सिस्टम है नहीं? मतलब भाई तो आ तो रहे हो ना, बिगाड़ तो ले जाके देखी जाए कैसे होगी। जो खैस तो आई जाए, खैस ऊपर तो है ही है, वहां में लॉस तो है ही। तो बैड डेटर्स रिकवर्ड हो गया, इनडायरेक्ट इनकम में लिया जाता है। ये लिस्ट आपकी वही चल रही है, कौन सी? इनकम, इनडायरेक्ट इनकम की। नेक्स्ट, incentive received, incentive received, incentive received। इतने तरह के आपको इनडायरेक्ट इनकम में लिए जाएंगे। आप जिस फर्म में काम करेंगे आपको बहुत सारे हेड मिलेंगे, उनको बाइफिट करते हुए अपना दिमाग लगाते हुए कंप्यूटर पे काम करना है। आपका काम पूरा कंप्लीट सही ढंग से मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने ग्रुप लेते खाते खोलते समय ग्रुप गलत ले लिए तो गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ भी सही नहीं माना जाएगा। इसलिए हम ग्रुप पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आपको कौन सा हेड किस ग्रुप पर लेना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप प्रोविजन। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायोजन। बिजनेस में अपने P&L को अप डाउन करने के लिए, अपने P&L को अप डाउन करने के लिए P&L को अप डाउन करने के लिए सीए की सलाह के अनुसार, सीए की सलाह के अनुसार कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं, कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं। इन एडजस्टमेंट को प्रोविजन कहते हैं।
एडजस्टमेंट को प्रोविजन कहते हैं। इनकी एंट्री पिछले महीनों की एवरेज के अनुसार डाली जाती है। इनकी एंट्री पिछले महीनों की एवरेज के अनुसार डाली जाती है। और ये एंट्री 31 मार्च को पास की जाती है। ये एंट्री 31 मार्च को पास की जाती है। थोड़ा सा पढ़ लो, मैंने कहीं लिखी हो, जो एक बार रिपीट कर दे देखो तो समझ में आ जाए थोड़ी सी। जयराम जी की अप-डाउन करने के लिए सीए की मदद से जो एडजस्टमेंट की जाती है उसको प्रोविजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी ऐसी एडजस्टमेंट एंट्री है उनको बताएं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब जानते हैं? एडवांस कुछ भी दे दिया, रेंट दे दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस शब्द को सब पकड़ो एक बार। प्रीपेड तैयार प्रीपेड मतलब पहले जो एडवांस, पहले से पोस्ट पेड होता है वो प्रीपेड होता है। पूछो सर से। फंस गए ना? प्रीपेड, प्रीपेड हमने किया ही नहीं, उस एक्सपेंसेस को शो करना चाह रहे हैं, उसे प्रीपेड बोलेंगे काउंटिंग में। वहां मत जाओ, अपने सिस्टम में कहाँ जा रहे हो? किसमें? मोबाइल में। मैं बोल रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। अब क्या चलते, मान लीजिए चलो अब ये एक्सपेंसेस हुआ, इसका बिल आया ही नहीं अभी तक मैंने, और मैंने पेड करना दिखाना चाहता हूँ। किसके अकॉर्डिंग्स? पिछले 11 महीनों के अकॉर्डिंग्स, पिछले 11 महीने के अकॉर्डिंग्स मुझे इसका बिल कितना आना चाहिए, एवरेज लगाऊंगा, और उसको मैं आज एंट्री डलवाना चाहता हूँ, क्योंकि आज 31 मार्च है, अगले दिन इसमें एंट्री नहीं डल पाएगी। क्लियर? क्योंकि बैंक्स एंड अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर पिछले दिन नहीं जा सकते, उस दिन की एंट्री उस दिन में ही चलेगी। हमारा तो कुछ भी कर लेते हैं, यहाँ कोई फर्म काम कर रहे हैं तो 10 साल पहले वो वाला खाता खोल लें, चाहे कुछ ही करना है, पॉसिबल है। लेकिन जहाँ पर डेट वाइज प्रोग्राम चलता है वहाँ पर पिछले टाइप में अपना एंट्री नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, सीए की मदद के अनुसार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनको जो हुए ही नहीं अभी, लेकिन उनको हम डलवा रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। प्रीपेड रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड आया है नहीं लेकिन दिखा दिया। प्री रिसीव्ड आए मिलेगा, आगे बोलेंगे गुरुजी कहाँ कर रहे हैं? हैं? कच बोल रहा है। प्रीपेड लिख दिया, प्री रिसीव्ड अकाउंट, प्री रिसीव्ड अकाउंट। और बोलते हैं क्या क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोविजन अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोविजन अकाउंट, अकाउंट, टेलीफोन बिल प्रोविजन अकाउंट,
टेलीफोन बिल प्रोविजन अकाउंट, सैलरी बिल प्रोविजन अकाउंट, सैलरी बिल प्रोविजन अकाउंट। आप बताइए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख का हो रहा था, लेकिन आपने मार्च के महीने में आपको 3 लाख की सैलरी देनी है, दी तो ही ना है आपने भी। देंगे कब आपको? अप्रैल में। हेलो, उस तारीख में नहीं देंगे तो कहाँ देंगे अपन? अप्रैल में देंगे। देंगे तो कस्टमर अपने जितने सर्वेंट को, और अपन आज दिखाना आप चाहते नहीं दिखाएंगे तो 5 लाख का प्रॉफिट होगा। घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्रोविजन करने पड़ेगा। ऐसे हम हेडों को प्रोविजन कहते हैं। कौन कौन से बताएं? बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, सैलरी, प्री रिसीव्ड अकाउंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। और भी लिखें, सन्ड्री डेटर्स प्रोविजन अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स प्रोविजन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्रोविजन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स प्रोविजन अकाउंट। कितने हो गए आपके ग्रुप? 7। आज 7 थोड़ी, पूरा 7 कितने हो गए? पूरा ग्रुप अपन पूछ रहा है, इनके एग्जांपल हम 15 ही हुए। यस, अगला ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगला ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स। यह ग्रुप का बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग है। यह बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग है। यह बैलेंस शीट का लायबिलिटीज का भाग है। लायबिलिटीज का भाग है। अब आपको एक ही ग्रुप के बारे में जानकारी हुई, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कोई P&L में जा रहा है, कोई बैलेंस शीट में जा रहा है, कोई ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ। कुल मिला के ये ग्रुपों को ऑटोमेटिक संचालन हो जाएगा। आपको ये पता हो जाता है कि कहाँ का ग्रुप कहाँ जाके सेट हो जाता है। अब हमने कोई खाता गलत ले लिया तो हमारा तो पूरा सिस्टम खराब हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। इसलिए अपन जो भी हेड्स खोलेंगे, आप साथ जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे, उस क्वेश्चन में से आपको क्या सेलेक्ट करना है? लेजर सेलेक्ट करते ही क्या करना है आपको? उसका ग्रुप का निर्धारण आपको करना है और फिर एंट्री करनी है। ये काम है आप, और कुछ नहीं होता है। सुबह से शाम तक अकाउंटेंट क्या करता है? एंट्री करता है बस। अब एंट्री क्या है? 5 पास लड़के को भी सिखा सकते हैं और ग्रेजुएट को भी सिखा सकते हैं। 5 पासवर्ड क्या बताएंगे? पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल और परचेज। ये बिल बने तो मतलब ना खा जाए खा ना जाए, मतलब का तो एंट्री कर दे बाबू, बता दो। वो तो ऑपरेटर बना, क्या बना वो? लेकिन अकाउंटेंट कौन होता है? जो कंप्यूटर की गलतियां निकाल सकता है कि क्यों एंट्री यहाँ क्यों आई, ये तो वहां जानी चाहिए थी, ये इनडायरेक्ट इनकम की जगह डायरेक्ट इनकम में जानी चाहिए थी, आपने यहाँ क्यों ले लिया इसको। तो सीए का कौन कहलाता है? वो असिस्टेंट। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में लिखा है आपने क्या है? लायबिलिटीज का भाग होता है। जिन पार्टियों से हम उधार माल परचेज करते हैं, जिन पार्टी से हम उधार माल परचेज करते हैं, उन पार्टीज का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया जाता है। उन पार्टीज का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया जाता है। जैसे
शुभम गारमेंट्स जयपुर अकाउंट, शुभम गारमेंट्स अकाउंट, शुभम गारमेंट्स जयपुर अकाउंट। राधा रमन जनरल स्टोर भरतपुर, राधा रमन जनरल स्टोर भरतपुर। गोविंद एंड ब्रदर्स, इन फर्मों से हमारे पास माल आता है, इसलिए इन अकाउंट का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स समझ में आगे क्या सबके? आपके पे भी है सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई? आप बताइए कौन कौन है सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी कंपनी? जहाँ से आपके पास माल आता है। एंटरप्राइजेज हो जाओ, एंटरप्राइजेज। हाँ अरे दूर तो नहीं नहीं साँची है, साँची। और भी पापा को पता नहीं, बिजनेस पे कौन बैठता है? पापा ही रहते नहीं बैठता ना, आप भी तो रहते हो। हैं। एक ही पता है सर, जयपुर की खुशी एंटरप्राइजेज का मेरे को बस एसी वगैरह। कुल मिला के क्या है कि हमारा बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास कहीं कहीं से तो माल आएगा ही आएगा। आज खंडेलवाल मोटर्स पर बताएंगे भाई साहब कहाँ है सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन? रामानुज मोटर्स और विजय ऑटोमोबाइल और बाकी की जो अपनी कंपनियां बोलती हैं आसपास की लोकेशन, हाँ वो हमारे लिए कहने का तात्पर्य जहाँ से डिलीवरी आती है, माल की डिलीवरी आती है, उन अकाउंटों का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स लिया जाता है। ये हमारे लिए दायित्व होता है, हमको चुकाना पड़ता है। कभी भी आपके पास फोन आएगा, भैया 5 लाख का हो गया आपके पास बैलेंस, उसको ट्रांसफर करो, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। लाइबिलिटी हुई नहीं हुई। अगला ग्रुप सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस शब्द खूब सुना होगा आप लोगों ने। सस्पेंस क्या होता है? किस सस्पेंस में पड़ गए भाई? सुना ही सुना है बस, लेकिन काम में नहीं लिए। आज काम में ले रहे हैं। आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप काउंटर पर, कैश काउंटर पर हैं। आपको क्या स्थिति हुई? शाम को सुबह तक आपके पास कैश नहीं मिला, आपसे शाम तक कैश नहीं मिला और आपको जाना भी है घर, तो फिलहाल क्या करेंगे? एक अकाउंट बनाएंगे सस्पेंस, उसका ग्रुप लेंगे, एंट्री मारे घर चले जाएंगे। अगले दिन फिर माथा मारेंगे कि गड़बड़ कहाँ हुई। तो भूल चूक के सभी खाते खोले जाते हैं, उनका ग्रुप सस्पेंस अकाउंट लिया जाता है। और 31 मार्च तक सस्पेंस क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट ऑडिट नहीं होगी। सस्पेंस 0 हो जाना चाहिए, चाहे वह जेब से भर लास्ट में जाके या कुछ भी कर, लेकिन सस्पेंस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उस दिन तो काम चले, अगले दिन तो सही स्थिति होए, या फिर चलते रहेगा दिन भर, पूरे साल तक, पूरे 365 दिन तक सस्पेंस चलता रहेगा, तो बावड़ हो जाएगा मिलाते मिलाता हुआ। तो क्या करते हैं, आज का सस्पेंस आज से क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन उस एंट्री बुक्स में डाल देंगे, सस्पेंस हेड में डाल देंगे, जिससे अगले दिन तो सही आ जाए क्लोजिंग हमारी। कैश हमारे पास इतना है, नहीं तो एक गलती पूरी 365 दिन तक चलती और दूसरे दिन भी होगी तो और बढ़ जाएगी, दूसरे दिन और होगी तो फिर और बढ़ जाएगी। तो बढ़ती बढ़ती यही नहीं पता लगेगा कि हमारा सिस्टम क्या है। तो लिखें सर, यदि 31 मार्च को हो गया तो 31 मार्च को हो गया तो जेब से भरना है, उसी समय पे क्लियर करना है। इसकी गलती है, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे मालिक हो, चाहे कोई भी हो। तैयारी करेंगे सब जेब से भरेंगे, सैलरी में से काट देंगे तो एटलीस्ट एंट्री तो डल गई ना वहाँ से। इस पैसा लिया, ऐसे बराबर कर दिया, उसकी सैलरी 5000 बन रही थी, 3000 रह गई, 12000 2000 रुपये कट गए, सस्पेंस में चले। क्लियर? अब आज तक बैंक के अधिकारी हैं और उसने मान लीजिए आप गलती से उसको कैश नहीं मिल रहा, तो अगले इस दिन तो खैर छोड़ देगा वो, लेकिन अगले दिन या तो उसके कैश में खाते में से निकालेंगे या उसको पेमेंट कैश जमा करना पड़ेगा। हो जाए तो मैं वो दोबारा भरना है, ये अच्छा, ये कहना चाह रहा है, बता दो क्या? यदि 31 मार्च ज़्यादा पैसा आ गया आपके पास तो कौन का एक बताया हुआ है तो मेरे पास ज़्यादा पैसा आया हुआ है, यही समझाता है ना? हेलो, डीसी मत कर देना ऐसे कहीं जाकर किसी के पास आ गया पैसा तो ठीक है, देखी जाए, कल देखेंगे कोई आएगा मांगो तो दे देंगे, नहीं तो अपने राधे राधे नहीं ना।
हाँ, तो वो सस्पेंस लिखना पड़ता है, चाहे एक्सेस आए, क्योंकि किसी दिन बंदा वो सामने आएगा कि भाई साहब आपने मुझे 5,000 रुपये दिए थे, जबकि खाते से 6,000 निकाल दिया आपने, तो 1,000 का डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा आपके पास? नहीं कर सर, यहाँ पर तो पड़ जाता है एंट्री सब कुछ में कहाँ। अरे ऐसे बीसी बताऊँ मैं आपको, जो बेचारे आते हैं 500 की 1,000 निकालते थे, 500 पकड़ाते हैं बूढ़ा बड़ा से उनको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं। जान सर का ही ये सस्पेंस लिखें। बिजनेस में पर डे के कैश या बैंक को बैलेंस को मिलाया जाता है। बिजनेस में पर डे कैश या बैंक बैलेंस मिलाया जाता है। बैंक बैलेंस मिलाया जाता है। मिलाया जाता है। यदि हमसे कुछ गलतियां होती हैं तो एक सस्पेंस अकाउंट बनाकर उसका ग्रुप सस्पेंस लिया जाता है। इस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके, डेबिट जरूरत पड़े तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट व क्रेडिट करके, दोनों में से एक बार करना है, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, करके क्लोजिंग बैलेंस मिला लिया जाता है। क्लोजिंग बैलेंस मिला लिया जाता है। इकतीस मार्च तक ऐसे लिखो, 31 मार्च तक यह है सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है। 31 मार्च तक ये सस्पेंस अकाउंट क्लियर कर दिया जाता है। ये आज हमने सस्पेंस कर लिया। क्या कर लिया? सस्पेंस कर लिया। सस्पेंस भी क्लियर कर दिया। अब आता है लास्ट, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड जैसे कैश इन हैंड था, ऐसे स्टॉक इन हैंड है। और आपने करंट असेट्स के अंदर शायद लिखा नहीं था, मेरे से भी भूल हो गई। हेलो करंट असेट्स के अंदर मैंने लिखा था कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट वगैरह वगैरह, उसमें स्टॉक इन हैंड नहीं लिखा था। वहाँ पर इसको हेडिंग को डाल लो, वहाँ पर भूल गए हैं तो स्टॉक इन हैंड भी वही होता है करंट असेट्स में। स्टॉक इन हैंड इसको थोड़ा समझ लो एक बार। यदि कोई फर्म में इन्वेंट्री चल रही है जब तो स्टॉक इन हैंड की जरूरत तो नहीं है। हेलो, इन्वेंट्री चल रही है यानी आइटम वाइज मेंटेन कर रहा है बंदा फर्म को, तब तो हम स्टॉक इन हैंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कुछ फर्म ऐसी होती हैं जो लमसम में कहती है कि मेरे पास इतने का माल अब बचो 31 मार्च को, वो आइडिया से बताता है। क्या बताता है? आइडिया से। ये माल अगले साल के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो स्टॉक इन हैंड का खाता खोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक, उसका ग्रुप क्या लेंगे हम? स्टॉक इन हैंड। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ फर्में हैं जो आइटम मेंटेन करती हैं, वहां तो स्टॉक इन हैंड की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ही सिस्टम चलेगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अपने आप ले जाएगा बैलेंस शीट में। लेकिन जहां पर स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं वहां आपको ओपनिंग स्टॉक अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है, तब जाके इसकी बैलेंस शीट कंप्लीट होती है कि मेरे पास शुरुआत में कितना माल था दुकान में, 5 लाख का था या 8 लाख का था या 2 लाख का था।
अब 31 मार्च को कितना माल बचा हुआ है वो अपने स्टॉक कीपर से पूछता है कि बता दे भाई, लिस्ट दे दे थोड़ी सी, और आइडिया से बता देते जो है वो वहाँ पर बच जाते हैं। जितना उसको नेट प्रॉफिट निकालना होता है उतना उसका रेशो लगा के उसमें क्लोजिंग स्टॉक बना देता है और वो बच जाता है। लेकिन जहाँ आइटम वाइज हो तो वहाँ तो गलती कर ही नहीं सकता, जो है जो बच के आएगा स्टॉक। लेकिन खादी जो की दुकान पर भी अपने स्टॉक मेंटेन करते हैं, करते ही नहीं करते हैं। वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक रजिस्टर होता है, कितना था उस दिन, कितना आया, कितना बिक गया, कितना बचा, उसी पे तो मोहर लगा के जाते हैं इंस्पेक्टर वगैरह। स्टॉक पे तो देखते देखते क्या है उसको। ऐसे ही मान लीजिए अब अपनी चीनी वनी दुकान है, छोटी मोटी है, बहुत सारी प्रोविजन की दुकान है, वहाँ बेचारे कहाँ स्टॉक बनाएंगे, नहीं बनाते ना। तो वहाँ पर हमको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और बनाया जाता है, जिसका ग्रुप स्टॉक इन हैंड लिया। किसका भाग है ये? करंट असेट्स का, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या की प्रॉपर्टी? वस्तु की। माल तो रखा है हमारी दुकान में, तो हमारे पास असेट्स है नहीं। यस, लिखें स्टॉक इन हैंड, करंट असेट्स वहाँ ग्रुप का भाग है। स्टॉक इन हैंड, करंट असेट्स ग्रुप का भाग है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट खोले जाते हैं। स्टॉक खोले जाते हैं। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो खाते होते हैं भाई इसमें, जिनका ग्रुप क्या लेंगे हम? स्टॉक इन हैंड लेंगे। यह है ट्रेडिंग अकाउंट को प्रभावित करता है। कौन सा खाता बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसको प्रभावित करेगा ये। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों आ जाएंगे सामने। दो और हेड हैं हमारे अभी, रिजर्व एंड सरप्लस एंड रिटेनिंग एंड अर्निंग। इनको अपन कल स्टडी